अक्षय जी गौर से देखिए, ये जो आदमी है, एक आदमी जो कभी कोई स्कूल नहीं गया, रिक्शा चलाता है कलकत्ता का रास्ते में, इनको रूसो फिलोसफी दिला दिया इन्होंने, तो इनके चलते मिला। हमें लोग बोलते हैं बीपीएल एमएलए, मैं एमएलए भी हूं बलागढ़ का, अभी अभी चुना गया 21 में, तो लोग बोलते हैं हमें बीपीएल एमएलए। इन्हीं सब लोग के चलते हमारा वो नाम खत्म हो गया। अब मैं बीपीएल नहीं एपीएल हूं। ये सब बातें साहित्य में बैठे नहीं, ये सब बातों का कोई मायना है नहीं। आप साहित्य के टर्म्स में आप सबसे एपीएल हैं। तो आई शुड एक्सप्लेन कि आई मेट मनोरंजन जी 3 or 4 years ago at a literary festival and we became very good friends very quickly. बहुत जल्दी हम लोग किसी कारण हम लोग बातचीत करके हम लोग दोस्त बन गए। और कोविड के टाइम में हम लोग हर हफ्ते एक दूसरे को एक कॉल कर लेते थे कैसा चल रहा है, और उनको भी बहुत परेशानियां हुई थी। तो somehow but we could never meet, but we kept in touch, and then I came back to India after just before the second lockdown, and हाँ मैं दूसरा लॉकडाउन के पहले मैं इंडिया आया तो देखा कि वेस्ट बंगाल का स्टेट इलेक्शन हो रहा था, और उन्होंने मुझे कुछ तो कहा था नहीं, और सडनली मैंने देखा टीवी पे कि मिस्टर मनोरंजन व्यापारी इज़ द न्यू एमएलए ऑफ बालागढ़ इन वेस्ट बंगाल। तो आप सत्ता में और पॉलिटिक्स में आने के बाद फिर साहित्य के लिए टाइम कैसा है आपके लिए? साहित्य छोड़ के पॉलिटिक्स में आने के कारण लिखने का समय थोड़ा कम हो गया, ये बात सत्य है। लेकिन एक चीज, साहित्यकार लोग जो होते हैं ना, बहुत बुरे आदमी होते हैं। साहित्यकार लोग आम लोगों को, दुखी लोगों को, दुख दर्द आंसुओं को बेचते हैं। एक छोटा सा कहानी बताऊं। एक रेलवे स्टेशन में हम और हमारे एक पत्रकार मित्र दोनों खड़े थे। हम लोग सुंदरबन जाना चाहते, तो वो जो दोस्त खड़े हुए थे वो फोटोग्राफर था। उस समय मोबाइल इतना था नहीं, मोबाइल था ही नहीं। एक भिखारी माँ 20-22 साल उम्र होगा, गोद में छोटा सा बच्चा लिए भीख मांग रहा, 10 पैसे मांग रहा। एक कटोरा उसके, थाली उसके हाथ में है, टूटा फूटा बर्तन मांग रहा। कोई उसको पैसा, 10 पैसा उसका जरूरत था, 10 आदमी दे देते तो वो बेचारा बच्चे को लेकर के कुछ खाते, कोई दिया नहीं। तो वो रेलवे स्टेशन था, शौचालय था, उसके बाजू में खड़ा हो गए और उसके बच्चा को स्तन निकाल करके मुंह में दे दिए, दूध पिलाने लगे बेचारा माँ बच्चे को। हमारा जो फोटोग्राफर मित्र था उन्होंने देख लिया, सट 2 फोटो खींच लिया। कुछ दिन बाद में कोई मनोरमा नाम का एक पत्रिका, उनके ऑफिस में हम दोनों गए, तो वो पत्रिका संपादक बोल रहा कि आपके पास ऐसा कोई फोटो है जो बच्चे को माँ दूध पिला रहा? उन्होंने कहा है, हमने कहा हाँ है। वो फोटो उन्होंने ले लिया और उसके बदौलत उनको 400 रुपये मिले। उन फोटोग्राफर दोस्त को हमने कहा, जिनको फोटो तुमने खींचे हो, एक तरह से तुमने उसको बेचे हो, वो 200 रुपया तुम, 400 का 200 तुम रख लो, 200 उनको दे दो, उनके लिए बहुत बड़ा काम होगा। लेकिन वो मित्रों ने दिया नहीं। हम दुखी हो गए। दुखी होकर के इसी पर एक कहानी हमने लिख डाले कि साहित्यकार लोग कैसा चोर होते हैं, वो लिख डाले एक कहानी। वो कहानी छप गया, हमें 150 रुपया मिला। लेकिन जब हमें 150 रुपया मिला, हम जाकर के उन महिला को ढूंढे
कि 50 रुपया कम से कम उनको देंगे, लेकिन वो मिले नहीं। तब तक वो पता नहीं मर गए कि क्या हो गए, तो हम भी उनको बेचे। तो जब हम राइटर थे, है अभी भी है, रिटायर नहीं हुए, राइटर लोग कभी रिटायर होते नहीं है, या तो मरते हैं या तो राइटर कभी रिटायर नहीं करते। तो जब हम राइटर थे, इसी तरह कहानी को हम लिखते थे और कोई पत्रिका में छप जाता था, उसके लिए हमें पैसा मिलता था, हम बिरयानी पुलाव खाते थे। जिनको लिए लिखते थे, जिनको बारे में लिखते थे, उनको कभी कुछ नहीं मिला। अब मैं राजनेता होने के कारण सरकार की ओर से उनको जो भी सुविधा है, जो भी चीज सरकार हमें देते हैं, हम ईमानदारी के साथ उन तक पहुंचाते हैं, उनको देते हैं। कंबल हो, तिरपल हो, कोई भी चीज हो। हमारा एक छोटा सा टोटो है, टोटो रिक्शा, हम उसी में लाद लेते हैं सामान, और अपने ही चला चला के गाँव गाँव घूम घूम के कौन पार्टी का है, कौन पार्टी का नहीं, वो सब हम नहीं देखते हैं। जो दुखी है उनको हम देते हैं। तो इसमें हमारा एक आत्मसंतोष है। इतना दिन हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ उसका दुख का बात हम बोल रहे थे। आज हम कुछ उसके लिए कर पा रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा संतोष है अभी। मैंने जब पहली बार आपका वो आत्मकथा पढ़ा था, इत्ती बित्ती चंडाल जीवन, तो उसमें जो गरीबी, भूख और अत्याचार की जो कहानियां हैं, जो आप छोटे थे और जब घर से भाग चले थे, ऐसे बहुत कम किताब होंगे हमारे साहित्य में जिसमें ऐसे सब कहानियां हैं। जिसलिए मैं मानता हूं कि जो भी सब युवा यहाँ पे हैं, आप ये किताब ज़रूर लेके, कोई भी भाषा में, बहुत सारी भाषा में अनुवाद हो चुका है, ज़रूर पढ़ें। क्योंकि जो एक इंडिया है, जो हमारे जो वर्ग के कुछ लोग हैं, जो दूर से ही दिखता है, आपकी किताब पढ़ने से इतना करीब आ जाते हैं। तो आप थोड़ा सा, आप जिन्होंने आपका किताब पढ़ा नहीं है, वो आपके आत्मकथा का एक संक्षेप में थोड़ा सा बता दीजिए कि आप कैसे लिखे उसको। पहले तो हम कहानी लिखा करते, पहले हम समीक्षा लिखा करते थे, उसके बाद में कहानी। तो हमारे कुछ मित्र जो लेखन के क्षेत्र में एक जगह बनाए हुए हैं, उन्होंने कहा कि जब तक तुम उपन्यास नहीं लिखोगे तुम्हारा जगह नहीं बन सकता। तो हम उपन्यास लिखना शुरू किए, 2-4 उपन्यास लिखे। तो एक ने कहा, जो हमको जानते थे, उन्होंने कहा कि तुम इधर उधर क्यों भटक रहे हो, तुम खुद का जीवन लिखे लिखो, ईमानदारी के साथ लिखो, साहसिकता के साथ लिखो, वो बनी बुनाई कहानी और उपन्यास से कई गुना आगे निकल जाएगा, उन्होंने कहा था। हम भी सोच के देखा कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हुआ, बहुतों को जीवन में नहीं हुआ, और जिनको जिनको जीवन में वो हुआ वो लिख नहीं सकते। हमारे हुआ और हम लिख सकते हैं, बेहिचक हम बोल सकते हैं, तो हम क्यों ना अपना बात लिखे। तो हमने अपना आत्मकथा लिखा। वो लिखते समय हम बाद में इस लेख को लेकर के क्या होगा, हमको लोगों को कितना बुरे बुरे बातों का सामना करना पड़ेगा, मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, राज रोष का शिकार होना पड़ेगा, हमने वो सब कुछ सोचा ही नहीं। हमने सोचा जो सच्चा है, जो हमारे जीवन के साथ हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे कि हमको कत्ल करने का इच्छा होता है। हम जेल गए थे, पूजा पाठ करके नहीं गए थे। तो उस उपन्यास में हमने वो लिख डाले कि कैसे कैसे किसको किसको क्यों करना पड़ा। और आज भी मैं खुश हूं। लोग बोलते हैं कि बुरा काम है, हमने कहा ठीक, लेकिन वो बुरा काम करके आज भी मैं खुश हूं। और जिंदगी में कभी अगर वो बुरा काम करने का 2 बार 3 बार मौका मिले तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वो बुरा काम मैं फिर से करूंगा। तो वो चीज हमने हमारे पुस्तक में लिख डाला, जो अब तक, क्योंकि राइटर लोग बड़ी डरपोक होते हैं, वो लिखन में तो बहुत बड़े बड़े बात करते हैं, लेकिन सचमुच जेल जाने के लिए डरते हैं।
तो हमको तो डर था नहीं, तो इसके लिए हम जो कुछ लिख डाले थे वो हमारे बड़े मुसीबत खड़ा कर सकता था, लेकिन हम डरे नहीं। इसके लिए हमारा पुस्तक जो है तहलका मचा दिया। तो फिर दादाजी ने बता रहा कि तहलका मचा दिया, तहलका मचा दिया एक पुस्तक ने। उसमें एक सीन है जो कोई भी रीडर भूल नहीं सकता, क्योंकि हम लोग जब साहित्य में होते हैं वो हमेशा हमें याद रहता है हमने पढ़ना लिखना पहला किताब कौन सा अच्छा लगा। लेकिन किताब के बीच में हम एक सीन में आप जेल में हैं और आप बहुत दुखी हैं क्योंकि अब कुछ साल जेल में रहना पड़ेगा और आपको पता नहीं है कि आप क्या करने वाले हैं। और कोई एक और जो वहाँ पे होता है वो आपको कहता है कि खिड़की के बाहर देखो और क्या है मुझे बताओ। और मेरे पिताजी पूर्वी बंगाल की रहने वाले थे। देश के बंटवारा के कारण हम सबको इस पर आना पड़ा। हमसे कोई पूछा नहीं कि देश का बंटवारा हम चाहते हैं या नहीं। आप सब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं ना, बड़ा खुशी की बात है आप सबका। उसी अमृत महोत्सव के चलते हमारा देश हमसे छीना गया। आज हमारे पास कोई देश नहीं है, हम देश भिखारी हैं। आपका अमृत महोत्सव, हमारा देश कहाँ गया? हम तो मंगल ग्रह से नहीं आए। उस पर जाते हैं तो हमें बोला जाता ये काफिर, मालाउन, विधर्मी, हिंदू। इस पर आते हैं तो अनुप्रवेशकारी, शरणार्थी, घुसपैठिया, बंगाल। खैर वो तो हम बाद में निपटेंगे, हम कौन देश के वासी है। देश तो हमें छीनना पड़ेगा, वो हम जानते हैं, ठीक है, वो करेंगे। तो जब इस पर आए, हमारे पिताजी को भारत सरकार द्वारा यही बोला गया कि आपको दंडकारण्य जाना पड़ेगा। वो डर गए दंडकारण्य नाम से, वो गए नहीं। सरकारी हमें कोई सहायता नहीं मिला। भूखे प्यासे हम लोग को इधर उधर भटकना पड़ा, रहने का ठिकाना नहीं था। रेलवे स्टेशन में, कोई झाड़ का नीचे, फुटपाथ में। मेरे एक बहन मेरे ही सामने भूख में तड़प तड़प कर मर गए, हम उसको बचा नहीं पाए। मेरा माताजी का इतने बड़े बड़े बाल थे, वो इसमें जुआ हुआ ऐसा एकदम वो हो गया था जो उनको वो काट देना पड़ा। एक कपड़ा था फट गया था, एक मच्छरदानी का कुटका वो उड़ के उनको घर के अंदर में कहीं छिप के रहना पड़ता था, बाहर नहीं निकल पाते थे, रात नहीं होगा तो। ऐसे जीवन था हमारा। ये जो जीवन है, जिनके सामने कोई रोशनी नहीं, अच्छे राह दिखाने वाला कोई इंसान नहीं, वो रास्ता भटक जाएगा। हम भी भटक गए थे। तो वो भटकता हुआ पैर हमारा फिसलता हुआ चला गया जेल खाना में। जिस दिन हम पहली बार जेल में गए, हम बहुत रो रहे थे। जेल में रोना गुनाह है, क्योंकि आज हम गए जेल, आज हम रो रहे हैं। 10 साल से जो आदमी पड़ा है अपने लोगों से बिछड़कर, उसको भी रोना आ जाएगा। और उसको देख करके फिर दूसरा को देख के तीसरा, पूरा जेल सब रोने लगेगा। तो ये जो अपराध है, हमने सबको रुलाया। इसी अपराध के कारण सबको मिलकर हमें पीटना शुरू कर देगा, क्योंकि सबको हमने रुला दिया ना, दुखी कर दिया ना। तो इसके लिए हमें, हमारा एक बुजुर्ग थे जेल में मुलाकात हुए थे, उन्होंने कहा मात्रो मात्रो मात्रो, क्या केस, कौन सा केस? तो हमने कहा, पुलिस ने कहा 10 साल जेल होगा। अरे 10 साल कैसे जेल होगा? देख, एक तो राशन कार्ड टाइप का एक कागज देता है, उसको हिस्ट्री टिकट कहा जाता है। उसमें नाम, कब पकड़ा गया, वजन कितना, लंबाई कितना, कब छूटेगा, ये सब तमाम चीज उसमें लिखा होता है, कब कोर्ट जाएगा, वो सब। तो बोले उसमें देख तो कौन सा धारा लगा है। 10 साल सजा होने के लिए कुछ धारा लगता है। हमारे को देखने से वैसा लगता था नहीं कि 10 साल जेल रहने के लिए जो कुछ करना पड़ता है वैसा काम हम कर सकते हैं। पुलिस वाले जब हमें पकड़ा और पीट रहा था, तब हमें ये बोल रहा था, एक गाली दिया, हालांकि गाली नहीं, वो तो बीबी का भाई वही बोला हमें,
साले तेरे बदन में आधा किलो मटन नहीं है यार, तो यही सब किया। तो हम जिस केस में हमें जुड़ा गया था, पुलिस वाले जानते थे कि हम क्या किए, लेकिन आम लोग विश्वास नहीं करते थे कि इस तरह कुछ कर सकता है। दुबला पतला थे ना, बहुत दिन का भूखा नंगा। तब हमने कहा कि हमको लिखाई पढ़ी आता नहीं है, तो वो हमारे ऊपर बहुत गुस्से हुए, इतना छोटा सा चीज नहीं पढ़ पाता है, ला कागज ला। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा हाँ बाहर में तेरे कौन कौन है? मतलब कोई नहीं है। तब तो बेटा तेरे को 10 साल सड़ना ही पड़ेगा। केस कैसा होता है, जैसे दीवार बनाया जाता है ना, अनारकली को चुन दिया गया बीच में बैठा के, हमको पुलिस वाले बैठा के चारों तरफ सीमेंट का दीवार बनाएगा। आज अगर इसको हम थोड़ा कहीं ईटा थोड़ा हिला डुला के रख सकते हैं, तो बाद में वहीं से हम निकल पाएंगे, और हम हिला ना सके तो हमें वो चुनवा देगा। तो हमारा वकील वो हिलाने वाला काम करता है। तो वकील तो पैसा के बिना कुछ करेगा नहीं, हम तो पैसा हमारे पास है नहीं, वकील हम ले नहीं सकते। तो पुलिस वाले अपने मर्जी से केस बना दिया ऐसा कि हम 10 साल जरूर हमको जेल में सड़ना पड़ेगा। तो वो जो व्यक्ति, खैर उसके बाद उन्होंने कहा कि इतना दिन तक तेरे को जेल में रहना है तो लिखाई पढ़ी सीख, यहाँ तेरे को खाना पीना मिल रहा सबको। वो तो पहले सेशन में हमने बताया। तो वो जो व्यक्ति, आप लोगों ने भी बहुत बड़े मोटे मोटे पुस्तक पढ़े होंगे, बहुत ज्ञान आप सबको मिला होगा, लेकिन एक चीटिंग केस का आसामी था, 420 केस का आसामी था, हमें एक ज्ञान दिया था, वो हम जिंदगी भर कभी नहीं भूले। और वो चीज के चलते, वही शिक्षा के चलते आज हम यहाँ खड़े हुए हैं और आप सब विद्वान के सामने हम बक रहे हैं। उन्होंने एक खिड़की था, खिड़की से बाहर के तरफ देख रहा था, फिर हमें बुलाया, आ इधर आ, देख तो कुछ दिख पा रहा है? हम खिड़की से झांका, बाहर के कुछ नहीं दिख पा रहा, कुछ नहीं दिखता। नहीं, हम लोग जेल में बीच में एक रास्ता, उस पर नेशनल लाइब्रेरी, हम लोग जिस तरफ जेल में है बीच में एक रास्ता, नेशनल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के साथ हमारे जीवन का संयोग होता है उस दिन। उन्होंने कहा देख, वो लाइब्रेरी के कार्निश में एक बड़ का पौधा छोटा सा दिखता है। तब हमने देखा कि हाँ इतना छोटा सा एक बड़ का पौधा। बोले वहां खाद नहीं है, मट्टी नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी वो जिंदा कैसे है वहां? और जिंदा नहीं है, वो वहीं पर से रस खींचेगा, एक दिन उन दीवार को तोड़ डालेगा। क्यों? कैसे? ऐसे कि वो जीना चाहता है, और जो जीना चाहता है दुनिया में, उसे मारने का क्षमता किसी में भी नहीं है, कोई नहीं मार सकता। अभी जीना कई प्रकार होता है, हमने वो थोड़ी पहले सेशन में बताया ना, जिजीविषा, जीने की तमन्ना। चिड़ियाघर में एक कछुआ था, 350 साल। उन्होंने पलासी में जब अंग्रेज आए, वो लड़ाई देखे, उसके आगे भी क्या क्या हुए देखे, हम लोग का आज़ादी की लड़ाई देखे, वो महाविद्रोह सब देखे। आप सब कोई उसका नाम बता सकते हैं? बता सकते हैं? नहीं। 350 साल तक एक प्राणी इस दुनिया में रहे, हमारे भारत देश में रहे, हम कोई उसका नाम नहीं जानते। लेकिन अभी हम बोले कि आप भगत सिंह का नाम जानते हैं? 1 मिनट में आप सब बोल देंगे हाँ जानते हैं। भगत सिंह जो जिया, उस तरह आप जिएंगे तो हजारों साल तक जिंदा रहेंगे, आपको कोई नहीं मार सकता। और आप कछुआ की तरह जिएंगे तो 500,000 साल तक जिए, लेकिन आपको कोई याद नहीं रखेगा। अभी मैं आपका ये उपन्यास पढ़ रहा था, ईमान। इसमें एक बच्चे, युवा की कहानी है जो जेल में, उसकी माँ जेल चली जाती है
वो छोटे उम्र से जेल में ही रहता है और जब 18-19 साल से वो बाहर जाता है तो उसको बाहर जाने का मन नहीं होता। और ये पूरी कहानी में जो एक पैराडॉक्स है कि आपने जैसे संसार के बारे में लिखा, जेल के बारे में लिखा है, जेल समाज से एक बेहतर समाज है ऐसा लग रहा है ये कहानी में। जो समाज बाहर है और जेल का जो समाज है, जेल उससे अच्छा है। अच्छा, एक मिनट। कलकत्ता में एक सेमिनार हो रहा था, ऐसे ही पुस्तक को विषय में एक हो रहा था विक्टोरिया मेमोरियल का सामने। तो उषा उत्थुप जी श्रोता के सीट में बैठे थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि तुम बताते हो तुम बहुत दुखी आदमी हो, तो इतना हंसते कैसे? तो हमने कहा दीदी आप ही लोग तो गाना गाते हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है छुपा रहे हो? तो हम हंस रहे हैं, हंस हंस के आपको हमारे बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन सचमुच में हम एक दुखी आदमी है। हंसता हूं इसलिए कि अपना गम छुप जाए। ये जो बच्चा है जिनको बारे में मेरा ये पुस्तक ईमान, इसकी मां जेल में जाता है। क्यों जाता, कौन सा केस में, वो छोड़ दिया जाए। मां का गोद में बैठ के वो जेल चला जाता। जैसे मां का गोद में बैठ के हम ऊपर बांग्ला से इपार बांग्ला में आए। अब वो लड़का, उसका माताजी वहीं मर जाते हैं जेल में। बाहर में कोई ऐसा होता नहीं है कि वो बच्चे को ले जाए। छोटी बच्चा है, कानून उसको छोड़ा नहीं जा सकता, तो जेल में उसको रख देता है। 18 साढ़े 18 साल हो गया, इसके बाद वो छूट सकता है। लेकिन हमारा देश का कानून तो आपको मालूम ही है, कागजात कहाँ गुम हो गया, ढूंढता है नहीं मिलता है। ऐसे करते करते उसकी उम्र 20-22 साल हो जाता है। एक पत्रकार जेल में जाता है और उसको देखता है, तो फिर बाहर में आकर के वो लिखता है। तब सरकार उसको छोड़ देते हैं जेल से, वो आते हैं बाहर। आकर के बाहर में आकर के सबसे पहले बाहर का दुनिया को तो उसको कुछ मालूम नहीं। वो पहली बार देखा, जेल से बाहर आके पहली बार देखा, जो लड़की लोग होते हैं, महिलाएं जो होते हैं, औरत जो होते हैं, युवतियां जो होती है, ये लोग हंसते भी है, सिर्फ रोते नहीं, हंसते भी है। जेल में जितने को उसने देखा वो सब तो क्योंकि वो बड़े बड़े केस लेके आए ना, सब रो रहे थे। वो रोते हुए देखा महिला को, लड़कियों को, हंसते हुए को भी नहीं देखा। पहली बार देखा, अरे लड़की हंसती भी है और उतना हंसी में उतना मिठास भी है। दुनिया में जब वो ढूंढ आया, घूम रहा, तो उससे मुलाकात होता है किसको, जो पहले कभी जेल गया हो। और अच्छे लोग जो जेल में बाहर में जो है, जब वो सुनते हैं कि ये जेल से आया, तो इसको कोई पनाह नहीं देते, कोई खाना रहने का कुछ उसको मदद नहीं करते। और उससे मुलाकात होता है चोर पकड़मार जो कभी जेल गया हो। इसी तरह वो दुनिया को देखते हैं, घूमते हैं। एक समय उसको महसूस होता है कि जेल से बुरे लोग ज्यादा जेल के बाहर रहते हैं। जेल में 4000 गिने चुने, सिर्फ 4000, लेकिन जेल की बाहर करोड़ों सब बुरे लोग हैं। तो फिर वो आपस जेल जाना चाहते हैं। जेलर को जाके बताते हैं कि हमें रख लिया जाए, लेकिन जेलर बोलते हैं ऐसा कानून में प्रावधान है नहीं, यहाँ तभी तुम्हें को रखा जाएगा जब तू कोई केस लेकर आएगा, कोई अपराध करके आएगा, यहाँ ऐसे तेरे को रखा नहीं जाएगा। तो फिर वो जा नहीं पाता है। तो उसी के जीवन का लेकर के, उसी को सोच और समझ को लेकर के हमारे पुस्तक ईमान बंगाली पाठकों को पसंद आया, अंग्रेजी को भी पसंद आया। जेसीबी का शॉर्टलिस्ट में भी ये पुस्तक था। अभी त्रिशा दीदी कहाँ है? अभी बात हुई है कि इस पर कोई सीरियल भी बनाएगा, तो पढ़िएगा, आप लोग को अच्छा लगेगा।
आपकी पैदाइशी सन 1950 में हुई थी, तो आप इंडिया जितना पुराना है, आप उससे थोड़े ही यंग हैं। लेकिन ऐसे किताबों से पढ़ के फिर हमारे मन में ये सवाल आता है कि 75 इयर्स में हमने सचमुच में लोकतंत्र से कुछ आज़ादी के साथ कुछ किया या नहीं। इसमें आपका क्या विचार है कि ये जो आपकी ये स्टोरी लाइन थी, जिसमें जो कहानी थी कि जेल ही बेहतर जगह है इंडिया से, तो इससे एक जो रीडर जो पढ़ता है ये किताब, वो सोचने लगता है कि सचमुच में हम कैसा लोकतंत्र और कैसे आज़ादी में जी रहे हैं। नहीं, हाँ, हमारा जो 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 आपको याद है 2 साल पहले हम लोग बात कर रहे थे एक रात कि हमारा आज़ादी का क्या महत्व है, हमारा लोकतंत्र का क्या मीनिंग है। हमें तो लगता है आजादी ये एक सिर्फ शब्द है। अंग्रेज चला गए इस देश को छोड़ करके, लेकिन जो काले काले लोग अभी कुर्सी को संभाले हुए हैं वो उनसे भी खतरनाक है। सचमुच हमें आजादी कहाँ मिली? अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ झारखंड में बोलना चाहिए नहीं चाहिए, हाथरस का आपको तो याद होगा, एक रिपोर्टर, एक सांबादिक, एक पत्रकार वो रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए जा रहा था। हमें बात बोलने का अगर आजादी ना हो, अरे वो तो छोड़िए, हम आजादी मिला है, हम भूखा रख सकते हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हम 10 दिन भूखा रहेंगे, कोई पूछने वाला नहीं। हम खाना मांगेंगे, वो आजादी हमें कहाँ है? हम खाना मांगने से तो हमें तो पिटाई की जाती है। एक पत्रकार जा रहा था सच्चाई क्या है जानने के लिए हाथरस में, उसको जेल में ठूस दिया, 26 माह तक उसको जेल में रहना पड़ेगा। ये आजादी हम लोग मांगे थे क्या? ये आजादी है? हम सच बात बोल भी नहीं सकते क्या? तो आजादी का मतलब किसी को बदल के किसी को बैठाना नहीं। खाद्य चाहिए, वस्त्र चाहिए, शिक्षा, वासस्थान, दवा दारू ये चाहिए हमें। आत्मसम्मान, हमारा सम्मान चाहिए। आज आजाद हो गया देश इतना साल। मेरा नाम मनोरंजन व्यापारी है, लेकिन मैं व्यापार नहीं करता, मैं जाति में चंडाल हूं, अछूत जिसको कहा जाता। आज भी हमारे लोगों को पानी का बाल्टी छू देता है तो उसको पिटाई पड़ता है। आज भी हमारे लोग घोड़े पे चढ़ के शादी करने चाहता है तो उसको पिटाई पड़ता है। आज भी नर्मदा नदी का पानी हमारे जाति के लोग छू नहीं सकता गुजरात में। तो क्या आजादी है? हमें हमारा सम्मान नहीं मिला, हमें भूख में रोटी नहीं मिला, तो ये आजादी लेके हम क्या करेंगे? आपको आजादी मिला, नीरव मोदी को आजादी मिला, मेहुल चोस्की को आजादी मिला, ललित मोदी को वो आजादी मिला। 1 मिनट में रुपया लिया, 1 मिनट में फरार, करोड़ों का, कई करोड़ों का, उनको आजादी मिला। हमें कहाँ आजादी मिला? ये आजादी हमें नहीं, हमारे पसंद नहीं है। जो इसमें एक लाइन मैं पढ़ रहा हूं, जो शमशान और अदालत में आपके साथ रह सके वही आपका सच्चा दोस्त है। इसमें जो शमशान घाट और अदालत में आपके साथ रह सके वही आपका सच्चा दोस्त है। इसमें एक लाइन है, और आपका ऐसे बहुत सारे बहुत तीखे लाइन हैं इस किताब में। जब कोई हमारे मुसीबत के समय में हमारे जो पास में आके खड़ा हो जाता है वही होता है सच्चा मित्र। तो शमशान में हम तो मर गए, हमसे और कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर भी जो दोस्त, जो मित्र जाके हमारे को शमशान में ले जाते हैं, दाह संस्कार करते हैं, वो सच्चा मित्र। जब पुलिस हमको पकड़ लेते हैं, राज रोष के सामने हमको पढ़ना पड़ता है, उस समय हमारे पीछे जाके जो खड़ा हो जाता है वही हमारे मित्र है। हमारा सुखी समय, अभी तो मैं एमएलए हूँ बंगाल का, हमारे तो बहुत सारे मित्र, क्योंकि जानते हैं हमारे एक सिग्नेचर का कितना कीमत है। अभी तो मित्र बहुत सारे मिल जाएगा, लेकिन नहीं, काल जिस दिन हमें जेल जाना पड़ेगा उस दिन अगर कोई हमें छोड़ाने जाता है तो वही होता है सच्चा मित्र, अच्छा मित्र। तो उसी को बात हमने लिखा। वैसे तो बहुत लोग आपके साथ जेल में थे, लेकिन उनमें से आप अकेले ही राइटर बने, है कि नहीं? हमारे पास और कुछ करने का था नहीं। हमने जब लिखाई पढ़ी सीखे, हमें कोई बताने वाला था नहीं
कि लिखाई पढ़ी सीखने के बाद नौकरी भी मिलता है, उसका तीर तरीका कुछ अलग है। एक स्कूल में दाखिला लेना पड़ता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 क्लास तक जाओ। हमें कोई बताने वाला था नहीं। हमारे जाति के, हमारे खानदान में तो हम पहली लिखाई पढ़ी जानने वाले लोग हैं। हमारे जाति के जो लोग हैं तब तक किसी को कहीं पर कोई नौकरी करते हुए हमने कभी नहीं देखा सरकारी। हमारे भी विश्वास नहीं था कि हमें कभी मिल सकता है नौकरी। तो कोई अगर समझाते कि बेटा 8वां तक पढ़ ले तो कहीं पर चौकीदारी वकीदारी कुछ मिल जाएगा, तो हम स्कूल में जाते, नाइट स्कूल में जाते, पढ़ाई लिखाई करते, ऐसा कुछ करते। कोई समझाया नहीं, लेकिन पढ़ने का तृष्णा बहुत था। जब जेल से हम आए बाहर, आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोगों में साइकिल चलाना किसको किसको आता है? आता है ना? आप लोगों को याद होगा पहले जिस दिन आप लोग साइकिल चलाना सीखे, दिन भर साइकिल लेके इधर घूमना उधर घूमना किए कि नहीं? घर में बुला रहा है, अरे खाना खा, नहीं नहीं, माँ बोलते हैं बाजार जाना पड़ेगा, तूने तुरंत साइकिल निकाला, लाता हूं। मजा आता था ना, नया नया सीखा। हम भी जब नया नया पढ़ने सीखे, हमें भी पढ़ने को बहुत मजा आता था। नया नया सीखे ना, एक पुस्तक हाथ में लो, हिमालय का चोटी में क्या है तुम यही बैठ के जान सकते हो। समुद्र का गहराई में क्या है तुम यही बैठ के जान सकते हो। अफ्रीका का गहन अरण्य, शेर भालू रहता है, तुमको जाना नहीं पड़ेगा। एक पुस्तक हाथ में लो, यहीं बैठ के तुम जान सकते हो। चांद में क्या है तुम यहीं बैठ के, एक पुस्तक तुम्हारा हाथ में होगा, तुम दुनिया का सारी ज्ञान उस पुस्तक से तुम्हें मिल सकता है। तो हम रेलवे स्टेशन में रहते थे, घर द्वार तो था नहीं, वहीं बैठ के हम पुस्तक पढ़ते थे। पुस्तक के माध्यम से सारी दुनिया को हम जानते थे। एक नेशा टाइप का हो गया था हमारा पुस्तक पढ़ना। हाँ, तो क्या जानो कैसे नहीं, मैं यही पूछ रहा था कि साहित्य से आपको क्या, कौन सा सुख मिलता है जो जो लिखना नहीं जानता वो उसको नहीं मिलता। तो जब महासती देवी से संपर्क हुआ, हम लिखने को क्षेत्र में आए। जब महासती देवी ने हमें लिखने को लिए बोला, हमारे दिल में वो बात आया कि हमारे बारे में लोग लिखते हैं, हमारा बारे ऐसे आदमी जेल के बारे में लिखते हैं जो जब कभी वो जेल गए ही नहीं। मनोज बसु का एक पुस्तक है निशी कुटुंब, एक चोर का जीवन के ऊपर में वो पुस्तक लिखा हुआ है। उन्होंने चोर कैसा होता है कभी देखा ही नहीं। हमने तो सैकड़ों चोर जेल में देखा। तो हमने सोचा कि अगर कोई हमारे बारे में ना जानते हुए भी इतना लिख सकता है, हम तो खुद जानते हैं उन लोगों को, हम हमारे को जितना जानते हैं और कौन जानता है। हम क्यों ना खुद की बात, क्यों ना हमारे लोगों की बात हम लिखे। तो हम लिखना शुरू किए। हमारे पास और कोई काम तो था नहीं, जितना पुस्तक से हम चारों तरफ से बटोरे थे, फिर उसी के बाद में हम लिखने को शुरू किए। तो वही ज्ञान को फिर अपने तरीके में पुस्तक में उतारा और वो लोगों का पसंद आया। कहानी हो, उपन्यास हो, सभी हमारे लोगों को पसंद आया। तो इस तरह हम राइटर बन गए। अच्छा, आखिरी सवाल आपके लिए कि वैसे भी इंडिया में आप जैसे पहले से ही बहुत कम राइटर थे और अभी भी और भी आप अनोखे हो गए हैं कि आपने एक इलेक्शन भी लड़ के जीत लिए हैं। तो राइटर हो के किताबें पब्लिश करना और वोटरों से वोट मांगने में उसका कुछ अनुभव के बारे में कुछ बताइए। एक तो मैं खुद को एक, आप लोग जानते हैं दादाजी, शास्त्र आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े हैं होंगे, क्या पढ़े हैं। शास्त्र में एक बात लिखा है, बजरंग बिहारी तिवारी जी ने बताया था, दिल्ली का उन्होंने। एक शब्द, अगर एक शब्द किसी भी व्यक्ति उसका सही अर्थ जान जाए, जिजीविषा, इन शब्द का सही अर्थ किसी भी व्यक्ति जान जाए तो वो पूरा जीवन को जान जाता है।
तो थोड़ा बहुत अपने को मैं जान पाया था। जब मेरे नाम चुनाव के लिए नॉमिनेट किया गया, मैं जब बलागढ़ क्षेत्र में गया, वहाँ पहली बार गया, इससे पहले कभी गया नहीं, लेकिन एक आत्मविश्वास था। अभी जो यहाँ आए आप लोग के साथ सामने हम खड़ा हुए, कितना देर हुआ? 1 घंटा। आप लोगों को दिल हम जीत पाए या नहीं? हाँ या ना? पाए? तो हम वही सोचे कि हम बलागढ़ का लोगों का दिल जीत पाएंगे और चुनाव में हम जीतेंगे। 22 दिन समय हमारा था, लोगों से हमने संपर्क किया, अपने बात हमने लोगों को बोला और यही बोला कि हम आपको राजा और महाराजा बना देंगे, ऐसा वादा हम नहीं करते हैं। आपको नौकरी दिला देंगे, ऐसा वादा हम नहीं करते हैं। आप एक दुखी हो, आपका पास हम आएंगे, आपके साथ खड़ा रहेंगे, आपका दुख हम भी बांट लेंगे, ये हमने लोगों को कहा। कोई वादा नहीं करेंगे, लेकिन आपका हर दुख के समय, हर समस्या के समय आप हमें बुलाइएगा, आपके पास हम आके खड़ा रहेंगे। और हम वो वादा अभी तक निभा रहे हैं। लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया। 36,000 वोटों से लोकसभा चुनाव में हमारे पार्टी पिछड़ा हुआ थे। उन 36,000 को कवर करके 9,000 वोटों में हमने जीता। सिर्फ 22 दिन हमें समय मिला था, लोगों ने हमें इतना प्यार दिया। Okay, I'm sure people would like to ask some questions. Audience a question. हाँ प्लीज। मीनाक्षी जी, मैं सोच रहा था हमने 10 मिनट लेट स्टार्ट किया, तो 10 मिनट क्वेश्चन अगर। हाँ, मेरा सवाल व्यापारी जी से है। अभी हम आपका सुन रहे थे जिसके पहले वाला सत्र में कि जो अंदर का, अभी आपका हम सुन रहे थे इसके पहले वाले सत्र में कि आपके अंदर जो क्रोध है उसका एक्सप्रेशन के रूप में आप साहित्य लिखते हैं। आपने कहा कि कत्ल नहीं कर सकते, इसलिए हम साहित्य लिखते हैं। और आज आप फिर उसके बाद आप साहित्य से आज के दिन आप राजनीति में आ गए हैं और सत्ताधारी दल का वहाँ पर आप एमएलए हैं बंगाल में। तो आप जो आपके अंदर जो गुस्सा है जिसके चलते आप साहित्य लिखते हैं, उसमें कितना बदलाव आप कर पा रहे हैं? सबुज द्वीप नाम का एक द्वीप है, करोड़ों रुपया खर्च करके सरकार उसको बनाया है, टूरिस्ट स्पॉट। एक एक पेड़ 4-4 आदमी मिलके आप लोग पकड़ नहीं पाएंगे। सैकड़ों पेड़ काट दिए चोरों ने और उसको तरिया से बहा के ले जाते हैं। हम तो एमएलए हैं, हम तो ठंडे घर में रहने वाले हैं, कुर्सी जकड़ के पड़े रहने वाले हैं नहीं। वो जो गुस्सा में बोला कि वो पेड़ काट रहा, परिवेश को खत्म कर रहा, हमारे आने वाले भविष्य को, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे लोग उनका भविष्य को खराब कर रहा, पर्यावरण को खराब कर रहा, इसको पकड़ना पड़ेगा। हम लोग तरिया से एक नाव लेके आए, हमारा वो पंडित जी खड़ा है और हम लोग को थोड़ा गोली वोली भी चलाना पड़ा, पकड़ लिए। अभी वो झाड़ कटाई बंद, सब लोग हमारे ऊपर नाराज, गुस्सा हो गए। ये क्या एमएलए का काम है? ये तो पुलिस का काम है। एमएलए गोली वोली चला रहा, चोर पकड़ रहा। एक ने हमें कहा आपको ऊपर, वो लोग के पास तो बंदूक होता है, आपको गोली चला देगा। तो चला देगा तो हम उसको क्या पूजा करेंगे? वो देश का हानि कर रहा, नुकसान कर रहा। तो ये हमारा गुस्सा है। देश का नुकसान हो रहा, जनता का नुकसान हो रहा, उतने बड़े बड़े झाड़ को काट के वो लोग ले जा रहा, छोड़ेंगे नहीं। गंगा अवैध रूप से बाली खनन करके ले जाता है। पार जमीन, स्कूल, लोगों का घर सब टूट रहा, गंगा में आ रहा। हम गए दोनों, होगला, वो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं क्या मालूम। उसी झाड़ी में हम लोग छिप के बैठे रहे दोनों, मच्छर खा रहा था हम लोग को दोनों को। और उसके बाद आए और 4 ट्रॉलर पकड़ लिए, खींच के लाए
अभी वो बाली चोरी, अवैध चोरी बंद हो गया, अब कर नहीं पा रहे। तो हम क्रोधी ना होते तो ऐसा कर पाते? हम सुखी एमएलए होते तो हम घर में रहते, एक फोन करते थाना में, सर उसको देखिए, एसपी को एक फोन करते सर, लेकिन हम खुद जाके कूद पड़े, जान के परवाह किए बगैर रात 2 बजे पकड़े हैं। तो ये हम क्रोधी है, सब लोग जानते हैं। हमारा पांडे जी भी क्रोधी है, सब लोग जानते हैं। हेलो हेलो जी बोलिए। जैसा कि हम जानते हैं कि श्री मनोरंजन व्यापारी सर, ये हमें पता है कि आप लब्ध प्रतिष्ठ हैं, लेकिन भले ही आप मनोरंजन नहीं करते हो, लेकिन मनोरंजक शब्दों में जो श्रोताओं को बांधते हैं, ये निश्चित रूप से ये एक बहुत ही काबिल तारीफ बात है। मसलन जो हम कहना चाहते हैं, सर ने बताया आज़ादी के बाद से सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक या गरीबी, जिस भी तरह की प्रॉब्लम है उसको हटाने की बात है। हमारा ये सोचना है कि हम लोगों को अगर आप अपने बाल बच्चों को शिक्षित कर देते हैं तो विकास का रास्ता वो खुद खोज लेगा। और हमें लगता है कि सर में शिक्षा का जो गूढ़ तत्व है, जो आक्रोश को किस रूप में एक लेखनी में सर ने बदल दिया है, तो सर इसके बारे में आपको क्या कहना चाहेंगे? हमारे सवाल का जवाब आपने खुद दे दिए, हमें तो देने की आवश्यकता है नहीं। शिक्षा, सुशिक्षा, कितने क्लास चले गए, पढ़ लिए, वो बात नहीं। हमारे युक्तिवाद, विज्ञान मनस्कता, सही चीज को सही पहचानने की जो क्षमता, वो अगर हमें ना आए, सच बात बोलने का क्षमता हमें ना आए, तो हमारे शिक्षा का कोई मायने नहीं रखता। शिक्षा हमें वो ताकत देता है कि हम डरेंगे नहीं सच बात बोलने को लिए, और जांच के परख के सही जो चीज है उसको हम ले पाएंगे। ये शिक्षा में ये चीज देता है। अगर वो शिक्षा में आप शिक्षित हो जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे लोग बहुत है, और बच्चे लोग, आप लोग को एक बात बता दूं, आप लोग के लिए बताता हूं, बड़ी अच्छा लगता है आप लोग को जब देखते हैं और हमारे बात आप सब सुनते हैं। आप हमारे भविष्य है। हमारे बात जो आप लोगों ने सुना, ये आपका परीक्षा में कोई काम नहीं आएगा। स्कूल में जब जाओगे, हमारे ये बात आपको कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन जीवन का जो शिक्षा है, यदि अगर हमारा बात कभी आपको याद आए तो आपको ताकत मिलेगा। आप किसी भी डर के सामने डरोगे नहीं, क्योंकि हमने डरा नहीं। जादवपुर रेलवे स्टेशन में आंगोछा बिछा करके सोया करते थे, आज भी वही आंगोछा आप गले में रखे हुए हैं, और वहां से चल के हम राइटर बने, कितना दूर क्या नहीं, ये सब तो दादाजी, इन्होंने जर्मनी से रूसो फेलोशिप भी हमें दिलाया। भारत का तो हर प्रांत से हमें एक एक पुरस्कार मिला, और बालागढ़ का विधायक भी हूं। इससे हटके पूरा बंगाल हमें जानता है कि हम बिकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है, हमें डराया नहीं जा सकता, हमें खरीदा नहीं जा सकता। तो ये शिक्षा आपको, सही शिक्षा आपको दे सकता है। इसीलिए आप शिक्षित बनो, साहसी बनो और संगठित हो। क्या बात है। We can't finish on a bad note. बाबूजी, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। तो दुमका आके आपको अच्छा लगा? ये सफल रहा आपका ट्रिप? आप सबको इतना प्यार मिलेगा इतनी कम समय में, सचमुच दुमका आके हमें नहीं लग रहा कि हम बंगाल के बाहर कहीं हैं और पहली बार कहीं आए हैं। हमें तो लग रहा है कि हम बहुत सालों से आप सबसे हमारा जान पहचान है। और दुमका में खास करके यहाँ कभी भी कोई प्रोग्राम हो, अगर हमें नहीं बुलाए आप लोग, माता रानी का पाप लगेगा। जोरदार जोरदार तालियां होनी चाहिए।
सलाम करती हूँ सर आपकी बेबाकी को और आपकी इस खास शख्सियत को। एक सम्मान आपके लिए है सर यहाँ पर। मैं निवेदन करना चाहती हूँ निदेशक DRDA श्री जावेद अनवर इदरीसी सर से कि आप आए और ये सम्मान मनोरंजन व्यापारी जी को जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये बांस का बना हुआ जिसमें आपकी एक आकृति यहाँ पर उकेरी गई है, बहुत खूबसूरत। बांस यहाँ दुमका की पहचान है, यहाँ के लोगों के आजीविका का साधन है। और इसके साथ ही तसर सिल्क की ये बंडी है सर, जो कि खास तौर पर यहाँ के SHG ग्रुप की महिलाओं के द्वारा बनाई गई है, जो कि सेल्फ डिपेंडेंट है, सरकार से कोई सहायता नहीं लेती, लेकिन इस काम में लगी हुई है और स्वरोजगार को आगे बढ़ा रही हैं। मयूराक्षी सिल्क के नाम से ही जानी जाती है, बहुत बेशुमार पूरे भारतवर्ष में लोग जानते हैं। और हमारा जो ये दुमका ज़िला है वो तसर सिल्क के उत्पादन में अग्रणी ज़िला है, और जिसमें हमारी जो SHG की महिलाएं हैं, सखी मंडल की महिलाएं, वो इसे इतना खूबसूरत रूप दे रही हैं और आपको हम पहनाना भी चाहते हैं। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए।